सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर हम साइंस के अगले वीडियो के साथ हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसके पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि लेंस में अपवर्तन कैसे होता है और लेंस का अपवर्तनांक क्या है और निर्वात में प्रकाश की चाल और लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी फोकस दूरी हम बात कर लिए थे। हम बात कर रहे थे उसमें उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, हम उसकी बात कर रहे थे। तो हम उसमें ये बात कर चुके थे कि यदि हम आनंद से प्रकाश किरणें आएंगी तो अपवर्तन के पश्चात तो फोकस पर मिलती है, और यदि वो उत्तल लेंस हो तो आगे मिलती है या वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, और यदि अवतल लेंस हो तो आभासी प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन उसमें मिलता हुआ प्रतीत होता है तो भी उसको हम फोकस ही कहते हैं। और हम उत्तल लेंस में स्थिति की बात कर रहे थे कि उत्तल लेंस में पहली स्थिति जो थी वो हम देखे थे कि आपका बिंब अनंत पर है। अवतल लेंस में जो दूसरी स्थिति है वो आपका है कि जब बिंब, दूसरी स्थिति में यह है कि जब बिंब आपका अनंत और सेंटर के बीच हो, जब बिंब अनंत और सेंटर के बीच हो। तो यहां पर जब हम सेंटर लिखेंगे तो सेंटर को C1 लिखेंगे, C1 के बीच हो। इस तरीके से। तो ए मान लीजिए कि आपका उत्तल लेंस है, यहां पर मान लेते हैं ऐसे। और ए लेंस के बीचों बीच जो रेखा है वो है मुख्य अक्ष, और ए है प्रकाशिक केंद्र, ए है मुख्य अक्ष। अब क्या होता है कि जो ए वाला सतह है, इस वाले सतह का फोकस इधर आएगा, ये होगा F1 और ए होगा C1। ठीक इसी तरीके से जो ए सतह है इसका F1 इधर आएगा, F2 आएगा, इसको हम 2 लिखेंगे, और ए C2 आएगा। इस तरीके से ए है प्रकाशिक केंद्र। अब यहाँ पर कहीं अनंत है, हम अनंत वाली स्थिति को देख चुके थे कि अनंत पर यदि हम कोई बिंब रखते हैं तो वो जाके फोकस पर बनता है। अब यहाँ पर हम अनंत और सी के बीच रख रहे हैं, यहाँ पर कहीं कोई बिंब है ऐसे। तो जब भी ये आपका बिंब है इस तरीके से। तो जब भी आपको किरण आरेख बनाना हो तो 2 किरण लेते हैं, जैसा हम दर्पण में करते थे, ठीक वैसा ही इसमें करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक दर्पण में जैसे करते थे वैसे कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और एक जो उसमें ध्रुव लेते थे, यहाँ हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे क्योंकि इसको हम O से दिखाते हैं, और एक हम ऐसे लेंगे। तो ये 2 किरण रेख ले लिए, और दोनों में अपवर्तन करना है हमको। और अपवर्तन हम बता चुके हैं कि उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में अपवर्तन होता कैसे है। और यहाँ पर हम इसको डिफ्लेक्टेड नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि लगभग सीधा ही जा रहा है, लेकिन वास्तव में उतना सीधा नहीं होता जैसा हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हवा है और ये आपका कांच है, तो 2 अलग अलग माध्यम है। तो यहाँ पर जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये कांच की चौड़ाई बहुत कम है, जो लेंस की जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम है, तो इसके चलते हम उसको सीधा ही दिखा देते हैं कि बहुत ज़्यादा विचलन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो किरण है ऐसे सीधा निकल जाएगी, और ये जो किरण है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। इस तरीके से इसको हम यहाँ तक ले आ रहे हैं, ये सीधा नहीं आएगा, आपको बता चुके हैं कि हवा से कांच में आ रहा है, लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि हम मान लेते हैं कि लगभग सीधा ही होगा। तो इस तरीके से फोकस से गुजरेगी, और एक किरण ऐसे, और यहाँ पर जब दोनों किरण मिलती है तो यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। तो आप देख रहे हैं कि दोनों किरण जो है अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है। तो जब वास्तव में मिलती है तो क्या हो जाएगा, वास्तव में मिलती है तो ये हो जाएगा कि ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और आप आकृति से देख सकते हैं कि बिंब की लंबाई अधिक है और प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो कम है, अर्थात प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और स्थान देखिए किस स्थिति में बन रहा है, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, यदि आपका बिंब अनंत और सेंटर के बीच रखा हुआ है। यहां हम लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो पहला क्या है कि वास्तविक होगा, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा। तीसरा है
ए छोटा होगा क्योंकि बिंब आपका यहाँ पर रखा हुआ है, ए छोटा होगा। और चौथा है कि F2 और C2 के बीच में, यहाँ पर जो फोकस और सेंटर है उसको F2 और C2 हम बोलते हैं। दर्पण में ऐसा नहीं था, F2 एवं C2 के बीच बनेगा, एवं C2 के बीच बनेगा। ये हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति 2 में। तो इसी तरीके से हम सारी स्थिति की बात करेंगे, और सारी स्थिति की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको स्पीड में चलेंगे। ये हो गया दूसरी स्थिति, उत्तल लेंस में अपवर्तन, ये हम पढ़ रहे हैं, या उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। ये है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण हमारा टॉपिक, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। ये है। तो इसकी स्थिति 2 की हम चर्चा कर चुके थे। स्थिति 3 है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो बिंब है वो आपका जब बिंब सेंटर पर हो, और जब भी सेंटर की बात करते हैं तो C1 की बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका उत्तल लेंस है ऐसे, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ पर F2 है, दाएं साइड हम F2 ही दिखाएंगे, ये आपका C2 है, यहाँ पर F1 है और यहाँ पर C1 है, और यहीं पर आपका ऐसे प्रतिबिंब बिंब ऐसे रखा हुआ है। अब 2 किरण रेख लेने हैं जैसे हम दर्पण में करते थे, इसको हम 2 किरण रेख लीजिए, यहाँ C2 है ऐसे। एक किरण रेख तो मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, और एक किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरता हुआ, तो जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगा वो सीधा गुजर जाएगी। हम उसको यहाँ पर नहीं दिखाते हैं कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि लेंस की चौड़ाई बहुत ही कम है, इसलिए वो नगण्य है डिफ्लेक्शन बाकी किरण की लंबाई की तुलना में। तो यहाँ से ये प्रकाशीय केंद्र से ऐसे, तो अब यहाँ से ये जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से होकर गुजरेगा परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, इस तरीके से, और ये यहाँ पर सीधा ऐसे आएगी किरण, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा हमारा C2 पर। तो देखिए दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है। जब वास्तव में मिलेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। देखिए अपवर्तन के पश्चात आपको बस अपवर्तन का नियम पालन करना है कि यहाँ पर ऐसे जाएगी और ऐसे मुड़ जाएगी, और एक किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी वो सीधा गुजर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सेंटर पर आपका रखा हुआ था बिंब, और सेंटर पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण में भी ठीक ऐसा ही केस था कि सेंटर पर यदि बिंब रखा जाए तो सेंटर पर ही प्रतिबिंब बनता है। इसमें भी ठीक वैसा ही केस है, और आपका बिंब की ऊंचाई भी प्रतिबिंब की ऊंचाई ही के बराबर बनेगा, अर्थात छोटा या बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा और सेंटर पर ही बनेगा। तो इसका प्रकृति हो जाएगा, पहला है कि वास्तविक हो जाएगा, दूसरा है कि उल्टा होगा, और तीसरा है कि बराबर बनेगा, बड़ा और छोटा नहीं होगा, बराबर होगा, और चौथा होगा कि C2 पर बनेगा। तो इसमें भी एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है कि C1 पर यदि हम बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब C2 पर बनेगा, और यदि C1 पर हम बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब उसी के बराबर बनेगा। वास्तविक और उल्टा तो है ही। तो ये हो गया, ये स्थिति 3 है। अब हम आगे चर्चा करेंगे स्थिति 4, 5 और 6, 3 स्थिति और हैं। देखिए 2 स्थिति हो गई, 3 स्थिति हो गया। स्थिति 4, स्थिति 4 है कि जब बिंब C1 और F1 के बीच में हो, जब बिंब C1 एवं F1 के बीच हो। देखिए यहाँ पर आपका ए उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ पर दाएं तरफ जब भी दिखाएंगे तो हम F2 और C2 दिखाएंगे, यहाँ पर आपका F1 और C1 है, और दूर कहीं अनंत है। तो इस तरीके से देखिए अब इस बार आपका बिंब कहाँ रखा हुआ है, C1 और F1 के बीच में, यहाँ पर
ये है बिंब। दो किरण लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरता हुआ। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगा, और एक किरण ऐसे, एक किरण सीधे गुजर जाएगी क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से गुजर रही है ऐसे। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे दोनों किरण मिल रही हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा, और दोनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और आप देख रहे हैं कि बिंब जो है वो प्रतिबिंब से बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब इस बार छोटा नहीं बनेगा, बड़ा बनेगा, और होगा कि स्थिति इसकी हो जाएगी C2 और यहाँ अनंत है कहीं, तो C2 और अनंत के बीच बनेगा। चौथी प्रकृति क्या है कि C2 एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच बनेगा। तो ये इसका हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। स्थिति 4 हम डिस्कस कर ले। स्थिति 5 में क्या होगा कि फोकस पर रहेगा, और स्थिति 6 में फोकस, और यहाँ पर इसको हम O से दिखाते हैं, बाकी में भी छूट गया है। तो ये O होगा प्रकाशिक केंद्र। तो ये है स्थिति 4। स्थिति 5 होगा आपका कि जब बिंब फोकस पर हो। स्थिति 5 जब बिंब फोकस पर हो। फोकस जब भी हम करते हैं तो बिंब की जब भी बात करेंगे तो हम बाएं तरफ की बात करेंगे, तो O होगा F1 पर। ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, O से दिखाते हैं इसको। यहाँ पर F1 है और ये C1 है। इस साइड जो फोकस दूरी आएगा उसको हम लिखेंगे F2 और C2। देखिए, तो यहाँ पर इस पर रखा हुआ है। अब देखिए, फोकस पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिंब जो बिंदु के साइज का ही रखेंगे, बिंब किसी भी साइज का रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से प्रकाश किरणें जो निकलेंगी वो फोकस से निकलेंगी और ऐसे आएंगी। एक किरण तो है ही मुख्य अक्ष पर, इस तरीके से। और इस तरीके से जब आएंगे तो हम पहले क्या पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है। तो ठीक यहाँ से जब किरणें निकलेंगी तो ये ठीक अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएंगे, जैसा कि हम बात कर चुके थे दर्पण में। ठीक वही वाला केस यहाँ भी है कि फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये ऐसे आएगा, एक किरण ऐसे आएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष पर ही आएगी, ये ऐसे और ये ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि सारी किरणें जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर होने वाली किरणें पर अपवर्तन के पश्चात हम ऐसा मान लेते हैं कि बहुत दूर जाके मिल रही होगी। बहुत दूर अर्थात वो बिंदु क्या होगा, अनंत। अनंत पर आकर के ऐसे यहाँ मिल जा रही होगी। तो अनंत पर ऐसे मिल रही होगी तो हम मानते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि वास्तव में मिल रही होगी। अर्थात इसमें जितना वास्तविक बनने की संभावना है उतना आभासी बनने की भी संभावना है, क्योंकि समांतर किरणें हैं तो हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो मिल ही जाती होगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको वास्तविक प्रतिबिंब में मानते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो पहला प्रकृति हो गया वास्तविक होगा, दूसरा हो गया कि उल्टा होगा, और तीसरा है कि बहुत बड़ा होगा, बिंब की तुलना में बहुत बड़ा होगा, और चौथा प्रकृति हो जाएगा कि अनंत पर बनेगा। तो ये था स्थिति 5 जिसको हम देख चुके। अब क्या है कि ए प्रकाशिक केंद्र और ए फोकस, ये दोनों के हम बीच में रखेंगे, और वो होगा स्थिति 6। स्थिति 5 की बात हो गई। अब हम देखेंगे स्थिति 6, और वो आखिरी स्थिति है, और इस बार इस सारे प्रतिबिंब की प्रकृति के गुण बदल जाएंगे। स्थिति 6 आपका कहता है कि जब बिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, जब बिंब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ये है आपका स्थिति। देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस,
और ए है आपका मुख्य अक्ष, ए है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ है F1 और यहाँ है F2, C1, इधर है F2 और इधर है C2। इस बार आपका जो बिंब है आपका यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से, और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए हम 2 किरण रेख लेंगे, एक किरण रेख मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण रेख आपका प्रकाशीय केंद्र से गुजरता हुआ ऐसे। अब देखिए, अब एक किरण रेख लेंगे तो ये जो है ये आपका फोकस से होकर गुजरेगा, एक किरण आरेख जो है आपका फोकस से होकर गुजरेगा क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है ऐसे, और एक किरण रेख जो है आपका सीधा गुजरेगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों किरण रेख जो है वो समय और स्थिति के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है, और जब दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती चली जाएगी इसका अर्थ है कि दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिल सकती, और जब दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिल सकती है तो ऐसी स्थिति में हम किरणों को लेंस के पीछे, यदि दर्पण हो तो दर्पण के पीछे हम उसी डायरेक्शन में बढ़ाते हैं जिस डायरेक्शन में अपवर्तन के पश्चात तो जा रही होती है। तो इस डायरेक्शन में हम इसको बढ़ाएंगे, इस डायरेक्शन में इसको बढ़ाएंगे, तो आपको क्या लगेगा कि ये दोनों किरण जो है इस बिंदु पर मिली हुई है और यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर फोकस के आसपास आ रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं, ये लेंस के आगे ही बनेगा, इधर जितना भी एरिया है इसके लिए लेंस के आगे ही बनेगा, ये हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं कि प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर आपका बिंब रखा हुआ है। ये है स्थिति 6। देखिए इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो आपको साफ दिख रहा है कि वास्तव में मिल नहीं रही है तो आभासी प्रतिबिंब होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और स्थिति क्या होगी कि किधर बनेगा, तो लेंस के आगे बनेगा। अब प्रतिबिंब की तुलना में इसको हम लेंस के आगे कह रहे हैं, बाकी इधर तो हम F2 C2 की तुलना में लिखते हैं। और क्या है कि प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा, लेंस के आगे बनेगा और बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, पहला वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ये प्रतिबिंब होगा सीधा। तीसरा क्या होगा, बड़ा बन रहा है, बड़ा होगा। और आखिरी होगा कि उसी तरफ बनता है जिधर बिंब रखा हुआ है, इसको हम लेंस के आगे लिख देते हैं कि लेंस के आगे बनेगा। अब लेंस के आगे का मतलब उसी साइड है जिधर बिंब है। अब इधर हम बिंब रखें तो इसके लिए लेंस का आगे यही हो जाएगा, तो जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो लेंस के आगे वही चीज़ लिखते हैं। जिधर बिंब है उधर ही बनेगा, जिधर बिंब है उधर ही बनेगा। तो ये हो गया आपका स्थिति 6, और ये है आखिरी स्थिति आपका उत्तल लेंस में। तो ये पूरा स्थिति 6 की हम बात कर लिए। उत्तल लेंस में 6 स्थिति था, तो 6 स्थिति का बात कर लिए। और आप किरण रेख बनाना हो तो आप देख चुके सारा। लिखने के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा लिखने के बाद। तो ये था आपका उत्तल लेंस। अवतल लेंस में सिर्फ हम एक ही स्थिति की बात करेंगे जो अनंत से आएगी, और सामान्यतः अवतल लेंस में आपका उत्तल दर्पण की ही तरह सामान्यतः आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। जैसे आप अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस आपका इस प्रकार का होगा, जो बीच से पतला होगा और किनारे से चौड़ा होगा, इस प्रकार का। इसमें हम एक ही स्थिति की बात करते हैं जो अनंत पर होता है। ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, ये F2 है, ये आपका C2 है, और ये F1 है, और ये C1 है। और आपका अनंत पर जब बिंब रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं रखा हुआ है, तो अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें जो हैं वो आपको मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी ऐसे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें ऐसे हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन देख लीजिए कि जब यहाँ से हम खींचेंगे ऐसे परावर्तन इसमें होता है अंदर में। अगर मान लेते हैं कि चौड़ाई बहुत कम है, फिर भी होता है
कि जैसे कि ए सेंटर है इसका, इस वाले सतह का सेंटर ए है, तो यहाँ से अभिलंब ऐसे खींचेंगे, तो ऐसे खींचेंगे तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी तो ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, और फिर यहाँ से अभिलंब से दूर जाएगी क्योंकि सघन से विरल माध्यम हो जाएगा, तो ये और दूर चली जाएगी। हम इसको यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लाते हैं और फिर ऐसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। ऐसा ना हो जाए कि बाद में ऊपर जा करके दोनों मिल जाए, ऐसा भी नहीं दिखाना है, लेकिन ये दूर जाते हैं किरणें। ये तो सीधा निकलेगी, ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी, तो ये सब को हम पीछे बढ़ाते हैं और ये सब आकर के मिलेंगे फोकस पर। आकृति जैसा ही बने आपको अच्छा ही समझना है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। ये है, इस तरीके से यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर एक किरणें बनेंगी तो ये फोकस पे बनेगा। अब प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, पहला प्रकृति होगा कि आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल नहीं रही हैं। तो और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है, आभासी होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति लिख रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा कि सीधा होगा। तीसरा होगा कि फोकस पर छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा, छोटा होगा और फोकस पर होगा। और इसमें जब हम फोकस बात कर रहे हैं तो हमको लिखना होगा कि F1 है या F2 है, फोकस पर होगा। तो ये हम अवतल लेंस की भी बात कर लिए। अब हम चलेंगे कि चिन्ह परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी भी लगभग सेम ही है जो हम दर्पण में देखे थे, और हम बात करेंगे लेंस के सूत्र और लेंस में आवर्धन की। देखिए, लेंस सूत्र एवं लेंस आवर्धन। तो लेंस सूत्र में वही देखना है जैसे कि हम दर्पण में देखे थे कि तीनों के बीच में एक जो संबंध होता है हम उसी को लेंस सूत्र कहते हैं, कि बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। लेंस के बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच के संबंध को हम लेंस सूत्र कहते हैं। किसी लेंस के, कोई भी लेंस हो सकता है, किसी लेंस के बिंब कॉमा प्रतिबिंब दूरी, दोनों को दूरी समझना है, बिंब और प्रतिबिंब नहीं लिखा हुआ है, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी समझा जाना चाहिए। किसी लेंस के बिंब प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी एवं फोकस दूरी के बीच के संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। को लेंस सूत्र कहते हैं। इस तरीके से, तो ये हो गया लेंस सूत्र होगा क्या, 1/b - 1/u = 1/f। u समझ रहे हैं, v क्या है आपका प्रतिबिंब दूरी है, और आपका u है बिंब दूरी, u आपका बिंब दूरी है, और जो f है वो है आपका फोकस दूरी। अब फोकस दूरी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो फोकस दूरी है वो आपका उत्तल लेंस होगा तो उसका फोकस दूरी आपका धन में लेना है, प्लस में। फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस के लिए प्लस में होगा, उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगा, प्लस में धनात्मक, और यही जब अवतल लेंस हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऋणात्मक, धनात्मक। और यही जब आपका अवतल लेंस के जब हम बात करेंगे तो आपका फोकस दूरी जो है वो हो जाएगा ऋणात्मक। तो ये दोनों चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जब हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में आपका फोकस दूरी, उत्तल लेंस में आपका फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल लेंस में आपका फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होगा। अब देखिए आवर्धन, तो ये था आपका लेंस सूत्र कि किसी लेंस के बिंब प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी के बीच के संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। 1/b - 1/u ये फार्मूला है। आवर्धन वही चीज़ है जो हम दर्पण में देख चुके हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, या फिर प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लिखिए आवर्धन।
आवर्धन को हम एम से दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन होता है आवर्धन। आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी के अनुपात को तथा या फिर आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात, प्रतिबिंब एवं बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए एम इक्वल टू हो जाएगा एच डैश बटा एच। एच डैश समझ रहे हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई है और जो एच है वो बिंब की ऊंचाई है। एच डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब ऊंचाई, और जो आपका एच है वो है आपका बिंब ऊंचाई। ठीक इसी तरीके से हम आवर्धन को ऐसे परिभाषित करते हैं कि बिंब दूरी बटा प्रतिबिंब दूरी। भी आपका बिंब दूरी है और यू आपका प्रतिबिंब दूरी है, और दोनों चिन्ह के साथ लिए जाएंगे, इसमें भी चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। चिन्ह परिपाटी आप लोग समझ ही रहे हैं कि मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे तो प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे तो माइनस, और आपका प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ लेंगे तो आपका माइनस आ जाएगा और दाएं तरफ लेंगे तो प्लस आ जाएगा। एक बार देख लीजिए उसको। और जो चिन्ह परिपाटी में कोई बदलाव नहीं है, जो आपका दर्पण का था वही है। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस हम बनाते हैं, चिन्ह परिपाटी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ हम एक प्रकाशीय केंद्र ऐड कर देंगे। वहाँ पर ध्रुव था, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी दूरी होगी वो धनात्मक ले जाएगी, और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरी होगी वो ऋणात्मक ले जाएगी। अब यहाँ प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र के बाएं तरफ जितनी भी दूरी ले जाएगी वो माइनस ले जाएगी, और मुख्य अक्ष के दाएं तरफ, प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ जो भी दूरी लिया जाएगा वो प्लस लिया जाएगा। बस यही चीज़ उसमें भी था, यही चीज़ इसमें भी है। अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए F1 C1 F2 और C2। तो ये हो गया आपका चिन्ह परिपाटी, बिल्कुल सेम है। अब देखेंगे हम कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उदाहरण 10.3 है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस है तो आपको लेंस का जैसे ही नाम बताएगा आपका फोकस दूरी सबसे पहले चयन करना है कि माइनस में होगा या प्लस में होगा। बात अवतल लेंस की कर रहा है। उदाहरण 10.3 अवतल लेंस है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो आपका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में आपका फोकस दूरी नेगेटिव होगा। बोल रहे कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन भी ज्ञात करना है। आपको दिया है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है V। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा, आपको U ज्ञात करना है और M ज्ञात करना है। बात हो रही है अवतल लेंस की। अब ये नहीं बताया है कि 10 सेंटीमीटर जो है वो दाएं तरफ बन रहा है या बाएं तरफ बन रहा है। ये आपको सवाल में क्लियर नहीं किया है कि 10 सेंटीमीटर जो है बिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो जो लेंस के आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, दाएं बाएं किधर बन रहा है। लेकिन आपको दिया हुआ है अवतल लेंस, तो यहाँ पर आपको स्विंग से ये सोचना होगा। उदाहरण 10.3 है कि यहाँ पर अवतल लेंस में प्रतिबिंब बाएं तरफ ही बनता है। जो हम यहाँ पर देखे थे कि परावर्तन के पश्चात किरणें ऐसी चली जाती हैं और ये जो है बढ़ाते हैं तो ये बाएं तरफ ही बनती है। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया हुआ है अवतल लेंस में, तो आपको हमेशा ये समझना है कि प्रतिबिंब भी बाएं तरफ ही बनेगा, और प्रतिबिंब बाएं तरफ बनेगा तो आपका प्रतिबिंब दूरी माइनस में आ जाएगी। अब क्या है, फार्मूला लगा दीजिए, और इस फार्मूले में सबको हम चिन्ह के साथ रखेंगे। ये चिन्ह फार्मूला का चिन्ह है, ये चिन्ह सूत्र के अंतर्गत है, लेकिन जब हम U लिखेंगे तो U का जो फार्मूला आएगा या फिर चिन्ह आएगा, V का जो चिन्ह आएगा हम उसको रखेंगे। जैसे 1/V, तो यहाँ पर हम -10 रखेंगे, माइनस U तो निकालना ही है, और F आपका आ जाएगा -15। अब 1/U को एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। 1/U को अगर इधर ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा 1/U। ये इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। पहले से यहाँ पर माइनस में रखा हुआ है 1/10, ये आ जाएगा माइनस में, इधर प्लस 1/15। कुछ नहीं किए हैं, 1/U को इस साइड ले गए तो 1/U आ गया प्लस में, तो प्लस में लिख दिए।
अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ए आ जाएगा प्लस में, तो ए प्लस 1/15। तो अब इसको हल कर देना है, 1/u को 10 और 15 का आपका 30 हो जाएगा, ए -3 ए + 2, तो आपका 1/u इक्वल टू आ जाएगा -1/30। तो यहाँ से इसको हम पलट देंगे, तो u को ऊपर 1 को नीचे और 30 को ऊपर 1 को नीचे, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर बाएं तरफ। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी आ गया। अब आपको एम निकालना है, तो एम के दो फार्मूला हैं, h' या v/u। h' कुछ दिया नहीं है तो हम v/u करेंगे, और v/u चिन्ह के साथ रखेंगे दोनों को। एम v आपका कितना हुआ -10, u है आपका -30, तो एम आ गया 1/3 और वो भी प्लस में। तो चिन्ह पर हमेशा ध्यान रखना, इसकी हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं दर्पण में कि आवर्धन का चिन्ह और आवर्धन का जो मैग्नीट्यूड है या परिमाण है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा बड़ा बनेगा, वास्तविक आभासी बनेगा। यदि आवर्धन का चिन्ह प्लस में है तो आभासी बनेगा। आभासी इसलिए बनेगा क्योंकि आप देख लीजिए m = h' है, h पक्का पता है कि h प्लस में होगा, ए आपको पक्का पता है कि h प्लस में होगा, क्योंकि ए होता है लेंस और बाएं तरफ मुख्य इसके ऊपर रखते हैं। अगर m की वैल्यू प्लस में है और a प्लस में है, अर्थात h' को भी प्लस होना पड़ेगा, और h' का चिन्ह प्लस है, इसका अर्थ क्या है कि आपका प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। h' का चिन्ह प्लस में है, इसका अर्थ क्या है कि आपका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, और जब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा बाएं या दाएं किसी भी तरफ, तो वो सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो याद रखिए यदि m का चिन्ह प्लस में है तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब याद रखना है कि वो छोटा है या बड़ा, तो हम वहाँ पर लगाते हैं कि मॉडुलस ऑफ m क्या है, अर्थात m का निरपेक्ष मान क्या है, चिन्ह हटा करके। यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस आएगा, कुछ भी आएगा, निरपेक्ष मान जब भी हम लिखेंगे तो चिन्ह को हटा देंगे, प्लस में रखेंगे 1/3। यदि ये 1 से बड़ा आ जाए, 1/3 जो है वो 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यही कोई भी, अगर मान लिया कि 3/2 आ जाता, 1 से बड़ा होता, तो ए प्रतिबिंब बड़ा बनता। तो m से हमको ऐसे प्रकृति ज्ञात करना है। यदि m का वैल्यू 1 से बड़ा है तो बड़ा बनेगा, 1 से छोटा है तो छोटा बनेगा। दूसरी बात कि m प्लस में है तो आभासी सीधा बनेगा, m माइनस में है तो वास्तविक उल्टा बनेगा। ये था उदाहरण 10.2, 10.4 है, 10.3 उदाहरण था। एक और क्वेश्चन है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, स्थिति, साइज ज्ञात कीजिए, आवर्धन ज्ञात कीजिए। ये है उदाहरण 10.4। इस बार जो लेंस है वो है उत्तल लेंस। तो सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि फोकस दूरी जो है वो आपका प्लस में होगा। देखिए बिंब की लंबाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 10.4 बिंब की लंबाई अर्थात h दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, आपको दिया है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस दिया हुआ है, फोकस दूरी है आपका 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस में 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। आगे है कि बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात बिंब दूरी 15 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव। अब आपको बाकी चीज़ें ज्ञात करनी है, v ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात, आपको m ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी है कि क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा। देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है, बिंब दूरी दिया हुआ है, सीधा हम लगा देंगे फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ये 3 क्वांटिटी है, 3 राशि है, 3 में से कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। अब v को देखिए, v तो निकालना है, u है -15, f है आपका 10, और इसको हम प्लस में लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी है। बस इसको उस तरफ ले जाइए, ये तो माइनस माइनस पहले ही प्लस आ जाएगा इस तरफ, ये माइनस और माइनस मिलके ये हो जाएगा प्लस 1/10। तो 1/v = 1/10 - 1/15। हल कर देना है, 10 और 15 का 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/v = 1/30।
तो यहाँ से भी आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और भी प्लस में आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि ये प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ है। अब देखिए दाएं तरफ है। अब हमें निकालना क्या है, एम इक्वल टू हो जाए आपका v बटा यू। भी है आपका 30 और u है आपका -15, तो एम आ गया आपका -2। अब सारा खेल यहाँ से शुरू होगा कि आपका m -2 आ गया, तो m क्या है, ऋणात्मक है। m ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात कर लीजिए। m -2 आ गया तो हम m इक्वल टू लिख सकते हैं h डैश बटा h। m हो गया -2, h डैश निकालना है और a दिया हुआ है 2, तो h डैश कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए h डैश -4 आ गया, -4 आ गया, इसका अर्थ क्या है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे है, तभी तो इसका माइनस आ रहा है। h डैश -4 आ रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है -4 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई -4 होने का अर्थ सीधा से है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, और जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो हमेशा क्या होता है, हमेशा वास्तविक होता है। और देखिए ये तो हो गया। अब m की वैल्यू क्या है, m के निरपेक्ष मान क्या है, m का निरपेक्ष मान आपका 2 आएगा, क्योंकि जब भी हम निरपेक्ष की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके चिन्ह को हटाकर। m बराबर -2 है, तो m का निरपेक्ष मान जो है वो 2 हो जाएगा, और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। और कहाँ पर बनेगा ये तो आपको पता चल ही गया कि v बराबर 30 सेंटीमीटर, प्रकाशीय केंद्र से दाएं तरफ a बनेगा। तो a हो गया, चारों उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा होगा। और चौथा है कि प्रकाशीय केंद्र से 30 सेंटीमीटर दाएं तरफ बनेगा। तो ये था उदाहरण 10.4। आगे अब आखिरी टॉपिक है लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कुछ है नहीं, बस फोकस दूरी का व्युत्क्रम है लेंस का क्षमता। इसको हम परिभाषित करेंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं। 1/f, व्युत्क्रम क्या होगा, 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगा 1/f। तो ये क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता है क्या, ये एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं इसको, कि गणितीय अंक है, उसको हम मान लेते हैं कि वो लेंस की क्षमता है। फोकस दूरी दिया ही हुआ है, तो लेंस की क्षमता का अलग से एक राशि निकालने की क्या आवश्यकता है, उसी को व्युत्क्रम बना के एक राशि हम कह दिए, तो अलग कुछ है नहीं। ये मुख्यतः ये फोकस दूरी का ही एक अलग रूप है जिसको हम व्युत्क्रम करके लिखते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पर इसका एसआई मात्रा का एक बात आता है, लेंस का क्षमता। देखिए तो लेंस की क्षमता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फोकस दूरी, लेंस का की जो समझ में आता है लिखिए, लेंस की क्षमता ये हो जाएगा 1 फोकस दूरी। तो फोकस दूरी है, इसलिए इसको हम लेंस की क्षमता को हम P से दिखाते हैं, पावर ऑफ लेंस, 1 फोकस दूरी को F से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा की बात होती है। यदि हम एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की मात्रक क्या हो जाएगी, एसआई मात्रक मीटर, क्योंकि फोकस दूरी है। और एसआई मात्रक आपका लेंस का एसआई मात्रक, क्षमता का एसआई मात्रक अर्थात P यहाँ हम लिख दे रहे हैं। P अर्थात क्या है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर, इसको हम मीटर का पावर 1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं प्रति मीटर, बोलेंगे इसको प्रति मीटर, प्रति मीटर। या फिर इसका एक और व्यवहारिक नाम आता है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो होता है डायोप्टर, उसको हम डी से लिखते हैं और लिखते हैं डायोप्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी डायोप्टर लिखेंगे तो आपको फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए, फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। जब भी आप लेंस की क्षमता डायोप्टर में लिखते हैं उस स्थिति में। तो ये था पूरा
लेंस की क्षमता और इस चैप्टर में जितना भी हमारा थ्योरी पार्ट था, इस चैप्टर का सारा थ्योरी कवर हो गया है और लेंस की क्षमता आपका आखिरी टॉपिक था, ये जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। तो आज के क्लास में हम पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है आपका, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो अब केवल बचा है प्रश्न। तो प्रश्न दो तरह के, एक जो आपके पृष्ठ पर दिए होते हैं और एक जो आपके अभ्यास में दिए होते हैं। हम दोनों का विस्तृत चर्चा करेंगे और सिर्फ अब प्रश्न ही देखेंगे, और एक दिन हम पृष्ठ का बात करेंगे और एक दिन हम अभ्यास प्रश्न का बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा सिर्फ प्रश्न पर चर्चा होगा। अभी तक सारे थ्योरी में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप उसको लिख सकते हैं, हम उसको दूर करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में थ्योरी को पूरा कर चुके हैं। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।